हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साउंड का लेक्चर। ओके, सो आज पहला लेक्चर लेंगे हम लोग साउंड का। सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड क्या है। तो अगर हम लोग ये जानेंगे कि साउंड क्या है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। जैसे एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं, तो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कई तरीके की एनर्जीज होती हैं। तो उनमें एक फॉर्म होता है एनर्जी का साउंड। साउंड एनर्जी से क्या होता है कि हम सुनते हैं चीजों को, ठीक है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, यानी कि विच मेक अस हियर, देन इट मीन्स टू से कि अगर हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो साउंड एनर्जी की वजह से ही सुनते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अगर वो साउंड जनरेट कर रही है और हम उसे सुनते हैं, तो दूसरी चीज यहाँ ये आती है कि बॉडी साउंड जनरेट कैसे कर रही है। कोई भी बॉडी बेटा अगर साउंड जनरेट करती है, देन इट मीन्स टू से वो बॉडी वाइब्रेशंस कर रही है। यानी कि साउंड जनरेट होने का जो सोर्स होता है वो होता है वाइब्रेटिंग बॉडीज। वाइब्रेटिंग बॉडीज ही साउंड को जनरेट करती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं साउंड के सोर्स की, ठीक है, साउंड के सोर्स की, तो सोर्स ऑफ साउंड होता है बेटा वाइब्रेटिंग बॉडीज। जो भी बॉडी वाइब्रेट करती हैं वो होता है साउंड, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडीज ही साउंड को जनरेट करती हैं। अब बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ही, एक रेंज होता है वाइब्रेशन का, उस पर्टिकुलर रेंज में ही आपको वो चीजें सुन सकते हैं। ना उससे कम का वाइब्रेशन ना उससे ज्यादा का वाइब्रेशन आपके लिए ऑडिबल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ये जो साउंड है। अच्छा, एक मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, देखिएगा हमारी जो रेंज होती है सुनने की वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हम इतनी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन को सुन लेते हैं। यानी कि अगर कोई वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से कम है तो वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, हम उसे सुन नहीं सकते। या कोई भी फ्रीक्वेंसी जो कि 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है हम उसे भी नहीं सुन सकते। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच ही फ्रीक्वेंसी को सुनता है, यानी कि दिस वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम सुन सकते हैं, ये रेंज हमारे लिए ऑडिबल होती है, इसको हम सुनते हैं, ठीक है। अब ये जो साउंड है, अगर वाइब्रेटिंग बॉडीज 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, यानी कि 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, तो हम उसको सुन सकते हैं। कब तक? 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड तक की फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी। यानी कि अगर कोई बॉडी 10 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कर रही है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। तो क्या वो हमें सुनाई देगी? नहीं, तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, यानी कि वो रेंज हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साउंड होता है वो जब सोर्स से निकलता है तो ट्रेवल करते हुए आता है। यानी कि साउंड मीडियम में ट्रेवल करता है। यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों काइंड ऑफ मटेरियल में ट्रेवल करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होगी ही होगी। यानी कि विदाउट मटेरियल मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। देन इट मीन्स टू से कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। ओके, अब साउंड अगर मटेरियल मीडियम में ट्रेवल करता है तो कैसे ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब आपको यहां दिखाई देगा क्या कह रहा है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अगर साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है तो पहले हमको ये समझना होगा कि वेव जो होती है, वेव क्या होती है। वेव क्या होती है? तो कह रहा है अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है जिनमें पार्टिकल्स एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं। यानी कि पार्टिकल एक्चुअल में मोशन नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स केवल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी कि पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं गए, उन्होंने सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर किया है, ठीक है। दीज आर आर टू टाइप्स वेव। यानी कि इस तरीके से वेव दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसवर्सल। तो आइए पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है इसको समझते हैं। बेसिकली देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जैसे साउंड जो ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम में वो हम क्या लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है बेटा?
लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है। तो अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल वेव को देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है इसमें कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल भी ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल का मतलब वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं केवल, यानी कि वो उसके साथ साथ आगे नहीं जाते हैं लेकिन उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। तो कह रहा है पार्टिकल ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन बाय मीन्स ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड इलोंगेशन। यहाँ पर सक्सेसिव कंप्रेशन और इलोंगेशन होता है। कंप्रेशन और इलोंगेशन, इलोंगेशन को हम लोग एक वर्ड और बोलते हैं, इलोंगेशन इज आल्सो टर्म्ड एज रेयरफेक्शन। इलोंगेशन को हम लोग बेटा रेयरफेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इट इज प्रोड्यूस इन ऑल थ्री मीडिया, यानी कि साउंड जो ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में ट्रेवल करता है। और कैसे, यानी कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक बार कंप्रेस होते हैं और एक बार रेयरफेक्शन करते हैं, यानी कि इलोंगेशन और कंप्रेशन इनमें होता रहता है और एनर्जी का ट्रांसफर ये आगे करते रहते हैं। यानी कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे रह के, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स हम लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ये कुछ पार्टिकल्स हम ले रहे हैं। साउंड, ये बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, थोड़ा सा आगे जाएगा फिर थोड़ा सा पीछे आएगा, फिर ये कंटिन्यू आगे पीछे करता रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे जाने से क्या होता है, दूसरे वाले पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है और ये आगे जाता है। तो इसने ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट यही करता रहा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस दूसरे पार्टिकल पे पड़ा और ये भी अपने पोजीशन पर क्या होता रहा, आगे पीछे मूव करता रहा। सेम इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ेगा, ये भी आगे पीछे मोशन करना स्टार्ट करेगा। सेम ऐसे ही सब एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालते जाएंगे और वाइब्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन जनरेट हुआ था वो वाइब्रेशन फाइनली इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब देखो, पार्टिकल बेटा यहां से यहां मूव नहीं किया है, पार्टिकल मोशन नहीं किया, केवल जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर होते हुए यहां तक आई। यानी कि यहां पर पार्टिकल का एक्चुअल मोशन कुछ नहीं होता है, वो केवल अपना वाइब्रेटरी मोशन करता है, लेकिन एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर होती है, ठीक है बेटा। तो ये जब कंप्रेस होते हैं, यानी कि जब पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं तो वो कंप्रेशन का रीजन बन जाता है, और जब पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग्स बढ़ जाती है तो वो रेयरफेक्शन का रीजन बनता है। तो कह रहा है, अब देखिए कंप्रेशन को यहां समझा रहा है, अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्लोजर, पार्टिकल क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, देन दे नॉर्मली आर एंड देयर इज ए मोमेंटरी रिडक्शन इन वॉल्यूम। अच्छा, जब पार्टिकल्स पास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डेंसिटी के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ जाता है। यानी कि कंप्रेशन वो रीजन होता है जिनमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं तो उनमें डेंसिटी बढ़ती है और प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो क्या रहा है, देयर इज ए मोमेंटरी रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, इट इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ये एक हाई प्रेशर का रीजन होता है। वेयर एज जहां पर इलोंगेशन, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ longitudinal wave in which the particles of the medium are further apart, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है, देन इट मीन्स टू से प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं देन द नॉर्मल, एंड देयर इज ए मोमेंटरी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मीडियम, वॉल्यूम बढ़ेगा, इट इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होता है यहां पर। तो यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दो चीजें, एक रेयरफेक्शन और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेशन, ये दोनों याद रखना। अब देखिए नीचे एक वेव दी है आपको, ये वेव दिखाई दे रही होगी, ये वेव है। अब देखिएगा ये जो रीजन है ये कंप्रेशन का है, यहां एक्सपेंशन हो रहा है सो दैट इज रेयरफेक्शन, ये रीजन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये रीजन, यानी कि पार्टिकल, ये पार्टिकल अपनी जगह पर केवल आगे पीछे, आगे हर एक पार्टिकल अपनी जगह पर केवल आगे पीछे मूव करते हैं और एनर्जी पूरी आगे तक ट्रांसफर हो जाती है। ओके बेटा, समझ में आया। तो इस तरीके की वेव जो होती है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अब देखिए वेव आगे बढ़ेगी, ये है वेव की डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी ऐसे ही है,
इसी के पैरेलल आ रही है कि नहीं, तो यानी कि वेव की डायरेक्शन के पैरेलल पार्टिकल की डायरेक्शन है। पार्टिकल ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट केवल मूव करेगा, लेकिन उसका जो मोशन है वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के साथ साथ चलते हैं, यानी कि पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है, या इज इन द सेम डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके की वेव को हम लोग बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक और वेव होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ट्रांसवर्स वेव, अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखो अगर हम साउंड की बात करते हैं साउंड चैप्टर में जो ट्रांसवर्स वेव है वो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन इजी हो जाए, यानी कि चीजों को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है, ठीक है। तो अगर आप वाटर सरफेस देखेंगे, किसी भी वाटर का टॉप सरफेस देखेंगे तो उसमें जो वेव बनती है उस तरीके की वेव को आप क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके की वेव बनती है। तो इसमें पार्टिकल्स भी आगे नहीं जाते हैं, पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर केवल ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से एक फॉर्म बनता हुआ एक हमें वेव का फॉर्म दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल्स मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पर वेव तो आगे जाती है लेकिन पार्टिकल उस वेव की डायरेक्शन के ऊपर नीचे यानी कि परपेंडिकुलर या नॉर्मली एक्ट करते हैं, ठीक है। कह रहा है इट इज ओनली प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेस। ये वेव सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होती है। देखिए यहाँ पर साउंड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वेव की बात कर रहा है सिर्फ कि ये वेव सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होती है लेकिन गैस में ये वेव प्रोड्यूस नहीं होती। When a stone is dropped in a pond of water, transverse wave of water waves are produced on the surface of water। तो surface of water पे आप transverse wave देखते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव में भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें पहला पार्ट आता है एलिवेशन का, जिसे हम्प बोलते हैं या क्रेस्ट बोलते हैं। कह रहा है द एलिवेशन और हम्प इन ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड। तो एलिवेशन या हम्प को हम लोग क्रेस्ट बोल लेते हैं। इन अदर वर्ड्स क्रेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यानी कि ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट ट्रांसवर्स वेव का वो पार्ट होता है, ठीक है, विच इज above the line of zero disturbance of the medium, जो कि जीरो डिस्टर्बेंस मीडियम की लाइन के क्या होता है, ऊपर होता है। सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही आता है डिप्रेशन, जिसको हम लोग ट्रो बोलते हैं, ठीक है। यहां आता है डिप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रो, ठीक है। तो कह रहा है द डिप्रेशन ऑफ हॉलो और हॉलो इन ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रो। तो डिप्रेशन या हॉलो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रो। In other words, throw is that part of transverse wave which is below the line of zero disturbance। अब यहां देखिएगा, ये जो आपको ग्रे कलर की लाइन दिखाई दे रही है जिसमें आप यहाँ इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ठीक है बेटा। अब जो पार्टिकल है वो इसी के अबाउट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे मूव करता है, यानी कि जो पार्टिकल जहां है वो उसी पॉइंट पर ऊपर नीचे कर रहा है, वो आगे ऐसे नहीं जा रहा है। ये पार्टिकल केवल अपनी पोजीशन पर ही ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव फॉर्म होती जा रही है, ठीक है। समझ में आया। तो ये वाला पार्ट जो होता है बेटा ये होता है क्रेस्ट, ये हो गया क्रेस्ट, ये क्या हो गया क्रेस्ट, और नीचे वाला ट्रो, 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 ये चीजें होती हैं। तो इसमें वेव तो आगे जा रही है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल्स इसके अबाउट ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वेव को आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ओके, अब देखिएगा यहां पर आपको एक वेव दिखाई दे रही है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। अब इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में बनाया है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन का रीजन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो हमने कंप्रेशन के रीजन को क्रेस्ट बना दिया है और रेयरफेक्शन के रीजन को ट्रो बना दिया है, यानी कि इसको क्रेस्ट बना दिया कंप्रेशन, दैट इज कंप्रेशन, और दैट इज रेयरफेक्शन, ठीक है।
और रेयरफेक्शन को ट्रो बना दिया। तो जहां भी कंप्रेशन है वहां हम तो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि क्रेस्ट दिखाई दे रहा है, और जहां भी क्या है रेयरफेक्शन है वहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं। अभी मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर एक नीचे एक इमेज दी हुई है, इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। ये डायग्राम दिया गया है ट्यूनिंग फॉर्क से किस तरीके से वाइब्रेटरी मोशंस जनरेट हो रहे हैं, इसको समझना है। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इसमें ए और बी को हम लोग बोलते हैं प्रॉन्ग। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉन्ग। अगर ए कॉलम या बी कॉलम ये दोनों प्रॉन्ग है, और ये है हैंडल, हैंडल या स्टेम, कुछ भी बोल लीजिए, या तो हैंडल बोलिए या तो स्टेम बोलिए। ठीक है, अब देखिए ये आपको यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि नॉर्मल डिस्टेंसेस पे हैं। अभी वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब हम वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि पहले पॉइंट पर कि दोनों प्रॉन्ग्स एक दूसरे से डिस्टेंस ज्यादा कर लेते हैं। तो पहले यहाँ नॉर्मल एयर थी, जब ये ए इस साइड आएगा तो ये एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो ये बन जाएगा कंप्रेशन का रीजन। लेकिन अभी बाकी एयर नॉर्मल है। फिर आओ दूसरे स्ट्रोक पे, अब यही जो प्रॉन्ग्स हैं जब दूर जाते हैं तो अंदर भी आते हैं, तो ये प्रॉन्ग्स जब बहुत पास आएंगे एक दूसरे के तो नॉर्मल गैपिंग से ज्यादा गैपिंग हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, रेयरफेक्शन। और कंप्रेशन की एनर्जी कहां जा चुकी होगी, आगे की तरफ जा चुकी होगी। फिर ऐसे ही रेयरफेक्शन कंप्रेशन जनरेट होता जाता है, जब तक ये आगे पीछे मोशन करेगा ये दोनों रीजन जनरेट होता जाएगा और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल अपनी जगह पर यहाँ पर फिक्स है, यानी कि अगर ये पहला पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सेम पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे हैं बेटा, केवल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में साउंड हमारा ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम में, चाहे वो सॉलिड की बात हो, लिक्विड की बात हो या गैस की बात हो। तो साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रेवल करता है। और याद रखना कि साउंड सोर्स ऑब्जेक्ट से निकलकर कभी लिसनर तक नहीं पहुंचता, लिसनर तक केवल उसकी एनर्जी पहुंचती है जो कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के थ्रू जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, अब बात कर लेते हैं साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है इसको समझ, देखिएगा मैं यहाँ एक साउंड वेव बना के आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई वेव है, ये जीरो डिस्टरबेंस की लाइन है, तो कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। साउंड वेव अपने आप को रिपीट करने लगे उसे बोलते हैं वेवलेंथ। यानी कि इस पॉइंट से साउंड ऊपर जा रहा है, फिर इधर आया, फिर यहां से नीचे जा रहा है, फिर यहां से ऊपर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई बेटा ये हो गई वेवलेंथ। दूसरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्योंकि यहीं से नीचे आ रहा है, फिर यहां गया, फिर इसी पॉइंट से नीचे आ रहा है, ये भी वेवलेंथ है। ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेवलेंथ है, क्योंकि इन्हीं के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो जब रिपीटिशन स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर दिस, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, दिस लेटर इज कॉल्ड लैम्डा। इसे आप लैम्डा बोलते हो और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब चूंकि ये एक डिस्टेंस ही है, ये क्या है बेटा, एक डिस्टेंस, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। तो वेवलेंथ याद रखना, अगर मान लो इसको मैं कंप्रेशन मानता हूं और इसको रेयर फ्रैक्शन, तो एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन को मिलाने के बाद क्या बनता है, एक वेवलेंथ। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट। इसके बाद आता है बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कह रहा है एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो बेटा याद रखना वेव का जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम दियर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन, व्हेन एज अ वेव पासेस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसआई यूनिट मीटर। अब जैसे समझिएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है,
जैसे मान लीजिए ये मीन पोजीशन की लाइन है, अब जो वेव है वो अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम इतनी हाइट तक जा रहा है या फिर मैक्सिमम इतनी डीप जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड। चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, दोनों क्या बोले जाएंगे, एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएंगे बेटा ये, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड भी एक डिस्टेंस हो गई, तो इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। इज दैट क्लियर? ओके, टाइम पीरियड। आगे बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड द एसआई यूनिट इज सेकेंड। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अभी आपने फिगर देखा, तो इसमें क्या है कि पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो एक सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, एक सिंगल वाइब्रेशन ये हो गया, ये एक सिंगल वाइब्रेशन हो गया। तो पार्टिकल को एक वाइब्रेशन करने में जो टाइम लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद आता है टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। देन इट मीन्स टू से कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस कर रही है, तो 1 सेकेंड में वो जितने वाइब्रेशंस करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी। तो कह रहा है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, स्मॉल एफ। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, हर्ट्ज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एच जेड लिखते हैं और पूरा नाम HERTZ, हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सिंगल सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन किया, 10 वाइब्रेशन पर सेकंड आपने किया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। अगर आपने 100 वाइब्रेशन पर सेकंड में कोई चीज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा अब देखिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर एफ से जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका टाइम से रिलेशन जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल, यानी कि एफ इज इक्वल टू 1/t एंड आल्सो टी इज आल्सो इक्वल टू 1/f। ये दोनों फॉर्मूले यहां से हमको मिलते हैं। यानी कि अगर मुझे टाइम दिया हो, टाइम पीरियड, तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, और अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर? तो वेव फॉर्म में ये चीजें हो जाती है। ओके, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। एक बार देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की साउंड की। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसकी हेल्प से आप सुनते हैं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो कैसा भी मीडियम हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। अब ये जो साउंड हमारे लिए ऑडिबल होती है, जिसको हम सुन पाते हैं, उसकी एक रेंज होती है 20 to 20,000। ना उससे कम को सुन सकते हैं और ना ही उससे ज्यादा को सुन सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वेव भी दो तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन में ही चलते हैं, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें उसके पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के साथ नॉर्मली चलेंगे, यानी कि परपेंडिकुलरली चलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव को लेकर या ट्रांसवर्सल वेव को लेकर। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हम ट्रांसवर्स वेव लेते भी हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आके हमको मिलते हैं, जिनमें एक आता है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे लेक्चर 2 के साथ। ओके, बाय बाय।